हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज तारीख है 30 नवंबर 2024 शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, जो सुबह 10:30 तक है। आइए आज के मुख्य समाचारों की बात करते हैं और देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर पर ध्यान दें। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के उपायों में डील देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि दिल्ली में ग्रेड 4 के प्रतिबंध 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे। यानी दिल्ली के निवासियों को अभी ग्रेड 4 की पाबंदियों से राहत नहीं मिली। हालांकि स्कूलों को छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रतिबंध लागू करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर दिल्ली सरकार के सामने प्रदूषण को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि हर साल जंगलों में आग से फैलने वाले वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में करीब 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, महंगाई से जुड़ी अगली खबर पर नजर डालते हैं। दिसंबर महीने में सीमेंट कंपनियां अपने दाम बढ़ा सकती हैं, क्योंकि सीमेंट की मांग में तेजी देखी जा रही है, जिससे कीमतों में उछाल आने की संभावना है। दूसरी तरफ झारखंड से खबर है कि हेमंत सोरेन ने इतिहास रचते हुए चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और 4 बार मुख्यमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने अकेले शपथ ली, जहां मंच पर राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हेमंत सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 8 बड़े फैसले लिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह रहा कि दिसंबर से मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा झारखंड में 6ठी विधानसभा का पहला सत्र 9 से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा। झारखंड सरकार ने यह भी घोषणा की है कि लगभग 5 लाख करोड़ की वसूली के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1 जनवरी से भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर भी जारी कर दिए जाएंगे, जो झारखंड कैबिनेट के कुछ प्रमुख फैसलों में शामिल है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। रवांडा से भारत लाया गया लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी। इंटरपोल के रेड नोटिस के बाद इसे गिरफ्तार किया गया था। यह लश्कर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर बेंगलुरु में आतंकी साजिश रचने का भी आरोप है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की खबरों पर नजर डालें तो पुलिस ने 50 आतंकी ठिकानों पर छापेमारी की है। कठुआ से आतंकियों के 10 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। खबर यह भी है कि अडानी ग्रुप के लिए केरल राज्य से सकारात्मक खबर आई है। राज्य सरकार ने विंजम बंदरगाह के समझौते को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सरकार ने लिया है, खासकर ऐसे समय में जब अडानी ग्रुप पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर ईपीएफओ खाता धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ईपीएस 99 योजना में सुधार करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में ईपीएफओ के सदस्यों के मूल वेतन का 12% ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है, लेकिन श्रम मंत्रालय अब इस राशि को बढ़ाकर अधिक पेंशन के लिए ईपीएफओ सदस्यों को ज्यादा अंशदान करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। यानी यह 12% की राशि बढ़ाने का भी सरकार का प्लान है। चलिए दोस्तों, अब बैंकिंग न्यूज पर बात करते हैं। इंडसइंड बैंक ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जिससे अब एफडी कराने पर आपको 8.5% तक सालाना रिटर्न मिल सकता है। यह नई दरें अलग अलग समय अवधि के लिए लागू होंगी, जिनकी जानकारी आप सामान्य नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग देख सकते हैं। वहीं एसबीआई क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 1 दिसंबर से क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को झटका लगने वाला है, क्योंकि अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड से डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन करने पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे।
SBI के करीब 48 तरह के अलग अलग कैटेगरी वाले क्रेडिट कार्ड्स पर यह रिवॉर्ड पॉइंट मिलना बंद हो जाएगा। अलावा आपको याद होगा कि पिछले महीने SBI ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को एक और झटका दिया था। अगर आप 50,000 रुपये से अधिक का यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 1% अतिरिक्त ट्रांजैक्शन शुल्क देना होगा। वहीं रिवॉर्ड पॉइंट से जुड़ा यह नया नियम 1 दिसंबर 2024 से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही 1 दिसंबर से कई अन्य महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इनमें आपके मोबाइल फोन पर आने वाले OTP, क्रेडिट कार्ड उपयोग, LPG सिलेंडर की कीमतों सहित कुल 10 बड़े नियम शामिल हैं जो दिसंबर से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी और शानदार खबर सामने आ रही है। अब समंदर से ही दुश्मनों का खात्मा संभव होगा, क्योंकि भारत ने INS अरिहंत से एक और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इंडियन नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है, जिसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल INS अरिहंत से लॉन्च की गई, जो भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन भी है। इसके अलावा नौसेना को जल्द ही एक नया रक्षक तूशल मिलेगा, जो ब्रह्मोस मिसाइल दागने में भी सक्षम होगा। इन उपलब्धियों के साथ भारतीय सेना की ताकत और अधिक बढ़ने वाली है। चलिए अब संसद की खबर पर नजर डालते हैं। प्रियंका गांधी का संसद में पहला दिन कुछ इस तरह रहा। उन्होंने कसाऊ साड़ी पहनकर लोकसभा में कदम रखा और संविधान की कॉपी हाथ में लेकर राहुल गांधी की तरह शपथ ली। राहुल ने इस मौके पर कहा, लेट मी टेक योर फोटो। प्रियंका गांधी, जो केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची, का कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। विपक्ष ने नारे लगाए, देश को लूटना बंद करो, जबकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। इस तरह का माहौल संसद में कल बना रहा। आइए अब अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक नया संरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रेलवे ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया है और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे के फ्रंटलाइन सुरक्षा कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाकर रेलवे सुरक्षा में सुधार लाना है, ताकि यात्रियों को और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके। यह रेलवे की एक सकारात्मक पहल है। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है कि देश में 58,000 संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है। संसद में केंद्र सरकार ने कई सवालों का जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा कि देश में 58,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों से जुड़ी जानकारी दी। इस बीच लोकसभा में वक्फ JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के कार्यकाल को 2025 सत्र तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसका मतलब है कि बजट सत्र तक यह कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। इस JPC समिति का गठन संशोधन विधेयक के लिए किया गया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ विधेयक को धर्मनिरपेक्ष विरोधी करार दिया और मुसलमानों के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया। अब अगली बड़ी खबर पर ध्यान दें। देश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है और 23 राज्यों की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बटेश्वर, श्रावस्ती और ओरछा जैसे स्थल समेत देश के 40 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 3,295 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। इन 23 राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं जिनके पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। आइए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार मार्च 2025 तक अपने स्टॉक से 25 लाख टन गेहूं बेचेगी, ताकि बाजार में गेहूं की आपूर्ति बनी रहे। जब सप्लाई बढ़ेगी तो गेहूं के दाम भी नियंत्रण में रहेंगे। अब एक और बड़ी खुशखबरी है देश भर के छात्रों के लिए, क्योंकि UGC ने
एक अहम फैसला लिया है। अब छात्र अपनी डिग्री पूरी करने का समय खुद तय कर सकेंगे। दरअसल यूजीसी ने एक्सीलरेटेड और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम एडीपी और ईडीपी के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को मंजूरी दी है। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि छात्र अब अपनी डिग्री को अपनी सुविधानुसार पूरा कर सकेंगे। यानी आप चाहें तो 3 साल में या 4 साल में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। यह नया नियम उन छात्रों के लिए फायदेमंद होगा जो कम समय में डिग्री पूरा करना चाहते हैं या फिर जिनकी इच्छा है कि वे अधिक विस्तार से अपनी पढ़ाई करें। आइए अब स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करते हैं। सेबी ने कुछ नए नियम जारी किए हैं जिनके अनुसार अगर एक्सचेंज में तकनीकी समस्याएं आती हैं तो ट्रेडिंग शिफ्ट हो जाएगी। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। सेबी ने एनएससी और बीएसएससी दोनों के लिए यह नियम जारी किए हैं। यानी अगर दोनों एक्सचेंजों में कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों को एक दूसरे के लिए वैकल्पिक ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में कार्य करने का आदेश दिया गया है। अब टीम इंडिया से जुड़े एक और दिलचस्प अपडेट की बात करते हैं, जहां ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया से मुलाकात की और विराट कोहली की पर्थ में शानदार परफॉर्मेंस की सराहना की। उन्होंने बुमराह के बारे में भी कहा कि उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। इसके अलावा देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक नया टीचर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिस पर 260 घंटों के कोर्स, शॉर्ट वीडियो और अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होगी। इस ऐप के माध्यम से कई एक्सपर्ट टीचर्स और प्रोफेसर लाइव आपके सवालों का जवाब देंगे, जिससे यह ऐप शिक्षकों के लिए तो एक इनोवेटिव टूल बनेगा ही, साथ ही छात्रों को भी काफी सहायता मिलेगी। अब खबरों में मणिपुर हिंसा के बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा कि सेना में कुकी और मेद समुदाय के लोग एक साथ काम करते हैं और मणिपुर में शांति बहाली में सेना की अहम भूमिका है। 13 दिन बाद मणिपुर के जिरीबाम में स्कूल फिर से खुले, जहां उन्होंने भारतीय सेना का उदाहरण देते हुए दोनों समुदायों को एकजुट रहने का प्रेरणादायक संदेश दिया। वहीं एक और बड़ी खबर है कि एनआईए ने 6 राज्यों में 22 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें मानव तस्करी से जुड़े मामलों का खुलासा हुआ। गिरोह युवाओं को साइबर फ्रॉड करने वाले कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर करता था। एक और चौंकाने वाली साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 77 साल की महिला को 1 महीने तक डिजिटल रूप से गिरफ्तार करके उसके साथ 4 करोड़ की ठगी की गई, जबकि एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को भी उच्च रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपए ठगे गए। मैं आपको लगातार बताता रहता हूं दोस्तों कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें, क्योंकि आजकल यूपीआई फ्रॉड और कई अन्य तरह के फ्रॉड के मामले बढ़ गए हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? इसमें आपको वीडियो कॉल या किसी अन्य बहाने से ब्लैकमेल किया जाता है और धमकाया जाता है। ऐसे मामलों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। इस बीच सरकार ने डिजिटल अरेस्ट स्कीम पर कड़ी पाबंदियां लगाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और हमारे देश में लाखों फर्जी सिम कार्ड्स और आईडी को ब्लॉक किया गया है। अब अगली खबर पर ध्यान दें। महाराष्ट्र में महायुति के नेताओं की बैठक खत्म हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने लगभग 2.5 घंटे तक चर्चा की। अब भाजपा के 2 ऑब्जर्वर मुंबई जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का चेहरा अभी तक तय नहीं हो सका है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों के खिलाफ हो रही हिंसा के बीच एक और दर्दनाक मामला सामने आया है। इस बार 4 हिंदू परिवार के सदस्यों को बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी, जिसे भी नहीं छोड़ा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां काफी प्रताड़ित हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी गलत है और उनकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक हिंदू संत को गिरफ्तार कर लिया गया था। बांग्लादेश में इस मुद्दे पर उनका यह बयान आया है। हालांकि बांग्लादेश हाई कोर्ट ने
इस्कॉन की गतिविधियों पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है, जबकि बांग्लादेश सरकार इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही थी। इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटा दिया है और उन पर अनुशासनहीनता के आरोप भी लगाए हैं। इस बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के हालातों की जानकारी दी है। आज भी विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश संकट पर संसद में जानकारी देंगे। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर यूपी के वाराणसी में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग की गई। 6 दिसंबर को मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की भी चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो हम 6 दिसंबर को मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बांग्लादेश में हाल ही में मुस्लिम समुदाय ने इस्कॉन के एक केंद्र को जबरन बंद करवा दिया और वहां मौजूद श्रद्धालुओं को एक वाहन में भरकर ले जाया गया। वहां की सेना ने भी इस स्थिति में दखल दिया। इस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और भारत सरकार को इस पर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।